हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेक्टर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। वेक्टर के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई फिज़िकल क्वांटिटी है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फिज़िक्स पूरी तरह से फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर बेस्ड होता है, तो जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन, एक पहला स्केलर और दूसरा हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो कुछ ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे फिज़िक्स में हैं जिनको कि हम डायरेक्टली सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड नहीं कर सकते या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये हम लोगों ने पहले देखा है लेक्चर 1 में। जिन्होंने लेक्चर मेरा 1 नहीं देखा वो पहले लेक्चर 1 देख लें तो उन्हें ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो हम लोग फिज़िकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किए, एक स्केलर और वेक्टर। इसमें हम लोग वेक्टर के बारे में थोड़ा सा जाने थे कि एक ऐसा फिज़िकल क्वांटिटी की कैटेगरी होगी वेक्टर जिसमें कि उसके मैग्नीट्यूड सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, एक सफिशिएंट नहीं होंगे उस फिज़िकल क्वांटिटी को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। उसे हमें डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसके कुछ लॉ हैं जिसको कि वेक्टर अलजेब्रिक लॉ कहते हैं या वेक्टर्स के लॉ कहते हैं, उन्हें हमें मालूम होना चाहिए। अदरवाइज़ हम दो वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है और उसी के आगे हम लोग देखने वाले थे। तो हम लोग जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, ये सब जितने फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये एग्जांपल हैं किसके? स्केलर फिज़िकल क्वांटिटीज़ के। इनकी मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है उस फिज़िकल क्वांटिटी को डिफ़ाइन करने के लिए। लेकिन यदि हम दूसरी तरफ देखें वेक्टर क्वांटिटीज़ जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, ये जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये वेक्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। इनको डिफ़ाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, साथ साथ इनका वेक्टर्स लॉ को फॉलो करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम इसको डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे या ऐड नहीं कर पाएंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे जो देखने वाले हैं वो है कि वेक्टर्स हमने समझ लिया, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वेक्टर अलजेब्रा कैसे हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, ताकि हम वेक्टर्स को ऐड कर सकें, सब्ट्रैक्ट कर सकें, मल्टीप्लिकेशन कर सकें। तो हम लोग उसको आगे देखेंगे। लेकिन आज हम लोग वेक्टर के जस्ट नेक्स्ट स्टेज में इंटर करते हैं और जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन कहेंगे कि आखिर वेक्टर क्वांटिटी को हम थ्योरेटिकली कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने बुक्स में, अपने कैलकुलेशन में हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो वेक्टर को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट तो जो बेसिक लेवल पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग कह दें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में सिंपल हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसको ऐसे डार्क कलर से हम उसे डार्क करके हाईलाइट कर सकते हैं। सपोज़ एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम लोग ए नाम दे रहे हैं, तो ये डार्क कलर से जनरली हम लोग इसको एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के बुक्स में हम लोग देख सकते हैं इसको। ठीक, एक ये रिप्रेजेंटेशन हुआ। या फिर सिंपल ए ही लिखना है कैपिटल लेटर में और ऊपर एरो हेड दे देना है। तो ये एरो हेड इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो क्वांटिटी है, जो फिज़िकल क्वांटिटी है, वो बेसिकली एक वेक्टर फिज़िकल क्वांटिटी है, इसीलिए उस पर एरो हेड दिया हुआ है। अब हम इसके जस्ट इसको कोई ज़रूरी नहीं कि कैपिटल लेटर से ही लिखें, हम इसको स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हैं। तो जैसे स्मॉल लेटर ए हो गया और उस पर एरो हेड दे दिया। ये सारे क्या हैं, एक ही बात है, हाईलाइट करके लिखें या वेक्टर ए कैपिटल लेटर में उसके ऊपर में एरो हेड दे दें, या फिर हम लोग कह दीजिए कि ए स्मॉल लेटर में और उस पर एरो हेड दे दें। सारे एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरी बात करें सेकंड में बी, जो कि हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे
कि जैसे तीर की तरह हम लोग देखें, एक लाइन लिया हमने, एक स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेट बनाने की कोशिश करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन लिया हमने और यहाँ पर हेड लगा दिया और इस पॉइंट को हम लोग टेल कह रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग टेल कहेंगे और इस पॉइंट को हम लोग हेड कह रहे हैं। ठीक, इस लेंथ को हम लोग, जैसे वो वेक्टर बना है, ये लेंथ जो है इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। इस लेंथ का इसका हम लोग मैग्नीट्यूड कहेंगे। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन है। सपोज इसे हम लोग वेक्टर ए कह रहे हैं, तो वेक्टर ए का ये लेंथ जो भी होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, ये लेंथ उसका रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को, और उसे वेक्टर ए कह रहे हैं। ठीक है। अब जैसे इसमें हम करस्पॉन्डिंग में हम कैसे इसको अलग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करें कि एक और हमने वेक्टर यहाँ बना लिया, ये हमारा वेक्टर बी है। तो हम इससे देख करके ये कह सकते हैं कि इसको देखकर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। अब मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि हम लोग किस तरह से मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे ये वेक्टर ए हुआ, तो वेक्टर के दो पार्ट डिवाइड में हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी होगा और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी होगा। तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि उस वेक्टर के मॉड लगा दें, या सिंपल उस वेक्टर के एरो हेड के अलावा, मतलब उस पर एरो हेड न देते हुए हम सिंपल उसको ए लिख दें, तो ये उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। साथ ही साथ एरो हेड रहने दें, साथ में मॉड लगा दें, क्योंकि मॉड क्या है, मॉड जब भी कभी निकाल कर देगा तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू देगा या जीरो देगा, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। इट मीन्स कि वेक्टर जब भी होगा तो वो उसका मैग्नीट्यूड यदि होगा तो वो स्केलर क्वांटिटी होगा, और वो जीरो हो सकता है या जीरो से ज़्यादा हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये वेक्टर का मॉड, या तो इसको मैग्नीट्यूड को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सिंपल ए लिख सकते हैं। तो हम इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यदि हम ध्यान से समझे तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। और एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये दोनों ही इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये वेक्टर का लेंथ ये है और ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए का। उसके करस्पॉन्डिंग एक छोटा सा वेक्टर बी है जिसका कि ये लेंथ है, और इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि उसके रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये उनका रिप्रेजेंटेशन हुआ कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हम लोग यदि स्पेस की बात करें, यदि हम लोग बात करें इन टू डायमेंशनल स्पेस हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग ध्यान से समझेंगे। ये हमारा नॉर्थ, इसको हम लोग ईस्ट कहते हैं। इस पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ये नॉर्थ, और ये ईस्ट हम लोग कह रहे हैं इसको। इसके ये हमारा नॉर्थ हुआ, ये ईस्ट, इस डायरेक्शन में हम लोग साउथ लेते हैं, और इस डायरेक्शन में हम लोग वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा रोटेशन है। अब यदि इससे हम लोग चार अलग और डायरेक्शन देखें, तो ये डायरेक्शन
इसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं या फिर ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं। इस डायरेक्शन को हम लोग ईस्ट साउथ कह सकते हैं या साउथ ईस्ट कह सकते हैं। इस डायरेक्शन को हम लोग वेस्ट नॉर्थ कह सकते हैं या फिर वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं। इस डायरेक्शन को हम लोग वेस्ट साउथ कह सकते हैं या साथ में साथ हम लोग साउथ वेस्ट कह सकते हैं। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है डायरेक्शन का। यदि कोई वेक्टर, यदि क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि अ वेक्टर इज मूविंग, कह लीजिए कि एक वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। साथ ही साथ यदि मान लीजिए कि कोई वेक्टर है वो इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है कि हम लोग कह रहे हैं कि वेक्टर इज एक्टिंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमें ये लेना होगा, वेक्टर इधर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो लेंथ है, ये लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस लेंथ को हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन हम यहाँ से ले सकते हैं। अब इसके जस्ट हम लोग आगे देखने वाले हैं कि वेक्टर को हम लोग 2 डायमेंशन प्लेन में, स्पेस में, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में है। इसके ये रिप्रेजेंटेशन, इसके आगे हम लोग उसे देखने वाले हैं। अब हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं कि यदि हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारा एक सिंपल क्वेश्चन की हम तरफ सॉल्व करते चलते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्रॉ अ वेक्टर of 5 Newton acting in north east direction कह रहा है। तो हम लोग इस पर थोड़ा ध्यान दें। तो ड्रॉ वेक्टर एक्टिंग इन, कितने मैग्नीट्यूड का है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है और एक्टिंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा किधर। तो हम लोग, यदि हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन हमारा रिप्रेजेंट करेगा, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा ये। अब इसमें हम लोग को देखना है कि कितना मैग्नीट्यूड लें, तो स्केल यूज़ करेंगे हम लोग। स्केल के अकॉर्डिंग लेट 1 सेंटीमीटर represents 1 न्यूटन फोर्स। मतलब 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 5 न्यूटन फोर्स को। यानी से यहाँ से हमें स्केल लेते हुए मेज़र करना होगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ सपोज़ ये 1 सेंटीमीटर हुआ, फिर ये 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ 1 सेंटीमीटर, फिर हमें और आगे जाना पड़ेगा, ये होगा 1 सेंटीमीटर और फाइनली ये होगा 1 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये टोटल जो लेंथ होगा वो 5 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। डायरेक्शन हमें मालूम है कि हमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लेना है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे, ये डायरेक्शन ईस्ट हो गया, दैट इज़ नॉर्थ, ये डायरेक्शन हमारा वेस्ट एंड ये साउथ। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये टोटल लेंथ होगा 5 सेंटीमीटर, जो 5 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा एक्टिंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यदि हम दूसरा सेकंड क्वेश्चन लें, इसमें कह रहा है कि ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड acting in south west direction।
तो इसके लिए हम स्केल यूज़ करते हैं। स्केल, लेट 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट, 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट, सॉरी यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेंटीमीटर 2 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 2 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करना है तो 1 सेंटीमीटर, तो हमें कितने को रिप्रेजेंट करना है? तो 1 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए 1/2 सेंटीमीटर, तो हमें कितना रिप्रेजेंट करना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये 10/2 सेंटीमीटर दैट इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी हमने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। किस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे हम लोग? हमें ड्रॉ करना है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो हमें यहाँ पर यदि हम ग्राफ बनाकर देखें तो हमें 5 सेंटीमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, अगेन ये 1 सेंटीमीटर को, ये 1 सेंटीमीटर को, यहाँ 1 सेंटीमीटर और इसके आगे इस पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर। ये टोटल लेंथ 10 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका डायरेक्शन ये है। इस डायरेक्शन को साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन कह सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये एंगल जो होगा 45 डिग्री होगा और ये एंगल भी हमें 45 डिग्री मिलेगा, यानी कि साउथ से वो 45 डिग्री पे होगा, या कह लीजिए कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 10 मीटर पर सेकेंड जो रिप्रेजेंट होगा वो 5 सेंटीमीटर के थ्रू होगा। तो 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर जो कि 10 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर क्वांटिटी को, इसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग डायरेक्शन को दिखा सकते हैं, यानी कि कोई वेक्टर को हम किसी भी ट्रू डायमेंशनल स्पेस में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस तरह से स्केल लेकर के कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन सिंपल आता है इसमें कि ड्रॉ वेक्टर ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एक्टिंग 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ऐसा क्वेश्चन आता है। साउथ ऑफ ईस्ट मतलब कि हमें क्या करना है? साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से चलना है कितना? साउथ की तरफ कितने एंगल? 37 डिग्री। तो यानी कि यहाँ से हम साउथ ऑफ ईस्ट कहने का मतलब कि ईस्ट से साउथ की तरफ चलेंगे 37 डिग्री मेज़र करते हुए, और वहाँ से ये वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा 10 मीटर पर सेकेंड। उसको भी हम लोग जस्ट अगले क्वेश्चन में देखेंगे, और अगले 1-2 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन उस पर भी करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं जस्ट थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ सपोज 30 मीटर acting 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। इस बारे में कह रहा है कि ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ 10 मीटर, यानी उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 मीटर है। तो क्या ये कह सकते हैं ये 10 मीटर जो दिया है ये डिस्टेंस दिया है या डिस्प्लेसमेंट? चूँकि वो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब दैट मीन्स that magnitude 30 meter must be a vector quantity, that mean it will be displacement of the particle। वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 30 मीटर वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करता है 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट से। साउथ ऑफ ईस्ट यानी कि हमें ईस्ट से चलना है, हमें ईस्ट से चलना है और साउथ की तरफ जाना है। ये ध्यान में रखना है हमें। साउथ ऑफ ईस्ट
मतलब ईस्ट से चलना है और साउथ की तरफ जाना है। कितने एंगल? 37 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसे। सबसे पहले यदि हम स्केल की बात करें तो स्केल में हम लोग सबसे पहले बात करें तो सपोज़ कह लेंगे कि इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सपोज़ 5 मीटर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर रिप्रेजेंटेड बाय 1/5 सेंटीमीटर। तो हमें कितना रिप्रेजेंट करना है? 30 मीटर रिप्रेजेंट करना है। तो ये रिप्रेजेंट होगा कितने से? 30/5 सेंटीमीटर। दैट इज़ ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अराउंड 6 सेंटीमीटर। और कितनी? 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट चलना है हमें। तो ये हमारा साउथ हो गया, सॉरी ये हमारा ईस्ट हो गया, ये पोर्शन हमारा साउथ। अब हम यहाँ से इधर चलना है। ये हमें 37 डिग्री है और ये क्या कर रहा है? साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से हम लोग साउथ की तरफ बढ़े, स्केल मेज़र करते हुए हम लोग चलेंगे। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सेंटीमीटर, फिर वो 1, फिर 1, फिर यहाँ से 1, फिर यहाँ से 1। तो ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3, 4, 5। एक और हमें ज़रूरत है क्योंकि हमें कितना रिप्रेजेंट करना है? 3 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा, 6 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ से आगे बढ़े हम लोग और फिर यहाँ पर एक 1 सेंटीमीटर, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 30 मीटर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट। और ये उसका डायरेक्शन हो गया। तो ये 37 डिग्री हमें आना है ईस्ट ऑफ क्या कह रहा है? साउथ ऑफ ईस्ट, यानी कि ईस्ट से हमें साउथ की तरफ बढ़ना है। अब यदि इसी में वो क्वेश्चन कह दे, अगला क्वेश्चन हम लोग जब देख लें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 नंबर में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ सपोज 50 न्यूटन acting in 53 degree north of east। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यहाँ पर साउथ ऑफ ईस्ट है, यहाँ नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो यहाँ पर फिर से हम लोग आंसर में बात करें तो हम लोग स्केल यूज़ करते हैं। स्केल तो हमें कहेंगे, सपोज़ करें कि 10 न्यूटन फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सेंटीमीटर। तो 1 न्यूटन फोर्स रिप्रेजेंट करेगा 1/10 सेंटीमीटर। तो करस्पॉन्डिंगली 50 न्यूटन फोर्स रिप्रेजेंट करेगा 50/10 इज इक्वल 50/10 सेंटीमीटर। फाइनली ये वैल्यू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि 50 न्यूटन फोर्स रिप्रेजेंट करेगा 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस को। तो अब 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस 50 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें हम लोग जस्ट का ग्राफ बना के देखें। ये ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। अब हमें कितना 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है और 53 डिग्री जाएगा ये इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ये देखना है हमें। तो ये होगा 53 डिग्री 1 2 3 4 और इसको आगे और बढ़ाएं तो 1 2 3 4 एंड ये 5। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। टोटल ये हो गया 50 न्यूटन फोर्स। और ये इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होगा। और इसी को हम लोग 53 डिग्री
53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से डील करेंगे और समझेंगे कि कहाँ पर हमें किस डायरेक्शन में जाना है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। यदि यहाँ पर रहता, सपोज़ करें ये कहता कि हमें आना है 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट से साउथ की तरफ बढ़ेंगे 37 डिग्री। यदि वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 40 डिग्री या 45 डिग्री कह रहा है कि नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट मतलब नॉर्थ ऑफ वेस्ट यानी वेस्ट से हमें नॉर्थ की तरफ बढ़ना है 40 डिग्री। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं। इसके बाद हम लोग अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ भी प्रॉपर्टीज़ की बात हो तो हमें ये सब थोड़ा सा कॉन्शियस होना है, क्योंकि यदि जेईई की बात करें, आईआईटी जेईई का क्वेश्चन हो या फिर नीट का क्वेश्चन हो, वो हमेशा फंडामेंटल टॉपिक्स जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे ही डील करते हैं, उन पर ही बेस्ड क्वेश्चन उठाते हैं, जिसमें कि थोड़ा न्यूमेरिकल अप्रोच होगा, मैथमेटिकल अप्रोच होगा। यदि नीट का क्वेश्चन है तो मैथमेटिकल अप्रोच कम होगा, यदि जेईई का क्वेश्चन है तो मैथमेटिकल अप्रोच बढ़ जाएगा। बस फंडामेंटल टॉपिक्स हमेशा प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो आगे हम लोग जैसे देखने वाले हैं इसके बाद। और उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज़, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेक्टर के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं जिससे कि हम उस वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या उसके साथ हम चेंजेस जो लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो वो हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर। जस्ट इसके बाद अब हम लोग इसके बाद जस्ट देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर के क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। यदि हम इसे रिप्रेजेंट करना हो, यदि हम रिप्रेजेंट करें, यदि हम इसे हाईलाइट करना हो तो ये बहुत डबल स्टार इसको हम लोग देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमें समझना होगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी, कह लीजिए फिज़िकल कॉन्सेप्ट। फिज़िकल कॉन्सेप्ट मतलब द कॉन्सेप्ट विच इज़ यूज्ड इन फिजिक्स। तो फिज़िकल कॉन्सेप्ट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर डील होता है कि यदि हम वेक्टर को हम समझना चाहेंगे तो उससे क्या क्या खासियत है उसके बारे में। जैसे इन प्रॉपर्टीज़ मतलब जैसे मान लीजिए आपके क्लास में कोई स्टूडेंट है और वो टॉपर है, मान लीजिए उसने अच्छा रिजल्ट लाया है, अच्छा मार्क्स लाए हैं उसने, तो हम लोग क्लास में कहते हैं कि वो एक लंबा सा लड़का है जो कैप पहनता है, चश्मा यूज़ करता है। तो इस तरह से हम उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ को बता रहे हैं जिससे कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ यही वो स्टूडेंट है जिसने टॉप किया है। तो ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं, लंबा है, कैप पहनता है और उस चश्मा पहनता है, तो ये सारे जो हम खासियत बता रहे हैं वो उस बच्चे की, उस लड़के की खासियत बता रहे हैं। उसी तरह यदि हम लोग इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो वो प्रॉपर्टीज़ ये बताएगा कि वेक्टर क्वांटिटी है क्या, कैसे उसे हम समझ सकते हैं, कैसे उसके साथ डील कर सकते हैं। तो ये इसके 4 बेसिक पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, 4 टॉप पॉइंट्स देखेंगे इसमें प्रॉपर्टीज़ में, और वो चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पूरे के पूरे वेक्टर में वो 4 पॉइंट्स हमेशा यूज़ होंगे। जब भी हम लोग वेक्टर की बात करेंगे तो वो 4 पॉइंट्स में से कोई ना कोई हमेशा यूज़ होता रहेगा, उसी के साथ हम उसके डील करेंगे, वेक्टर को हम लोग आगे यूज़ कर पाएंगे। तो 4 पॉइंट्स को ध्यान से समझेंगे और उसको लिखेंगे भी साथ में। उसमें पहला जो है फर्स्ट, इफ़ अ वेक्टर विल चेंज, इसमें हम लोग सिंपल कह दें कि अ वेक्टर विल चेंज। वेक्टर चेंज कब करेगा? ए, व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस। दूसरा, व्हेन इट्स डायरेक्शन चेंजेस। सी, थर्ड में हम लोग देखें
when obviously when both magnitude and direction will change। तो वेक्टर चेंज करेगा ही करेगा, यानी कि वेक्टर कब चेंज करेगा? वेक्टर विल चेंज व्हेन, जब उसका मैग्नीट्यूड हम चेंज कर दें, जब उसका डायरेक्शन हम चेंज कर दें, या उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज कर जाएं तो वेक्टर चेंज कर जाएगा। इसके सेकंड पॉइंट में हम लोग आते हैं। सेकंड तो कहेंगे इसमें कि इफ़ वी रोटेट अ वेक्टर through 360 degree or 2 pi by keeping fixed its tail then vector will not change। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट देखिए हम लोग, वेक्टर विल नहीं चेंज मतलब कि यदि हम किसी वेक्टर को रोटेट करते हैं और रोटेशन कैसा होगा, उसके टेल पॉइंट को फिक्स रखते हुए, मतलब सपोज ये इसका टेल पॉइंट हुआ उस वेक्टर का, तो उस वेक्टर के टेल पॉइंट को हमने फिक्स रखा। अब इस वेक्टर को हम ऐसे घुमा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, रोटेट करा करके फिर यहीं ले आए, मतलब वेक्टर का रोटेशन जो हो रहा है वो कितना है? 360 कह लीजिए या 2 पाई कह लीजिए, यानी कि वेक्टर यहाँ पर है यदि, तो ये रोटेट करके फिर टर्न करके फिर वहीं एग्जैक्टली आ रहा है। इसका मतलब रोटेशन टोटल 360 डिग्री हो रहा है। 360 रोटेशन यानी 2 पाई रोटेशन, और उसके टेल पॉइंट को हमने फिक्स रखा है, तो उस तरह से वो वेक्टर टर्न होकर के फिर आ रहा है। तो इस तरह से यदि हम उसके इट्स टेल पॉइंट को हम लोग फिक्स रखेंगे, तो यदि हम 2 पाई या फिर 360 से रोटेट कराते हैं तो वो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। कहने का मतलब सिंपल वो समझें। यहाँ पर हम लोग देख लें, जैसे ये टेल पॉइंट हो गया उस वेक्टर का, इस वेक्टर को हमने ए नाम दिया। अब ये वेक्टर को हम यहाँ से 360 डिग्री, क्योंकि ये उसका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और ये वर्टिकल लाइन हो गया। अब यहाँ से हम उसको टर्न करा करके यहाँ पर ये कितना है, ये 2 पाई और कह लीजिए इसको 2 पाई और 360 डिग्री हम टर्न करा रहे हैं। तो ये एंगल सपोज थीटा है तो वो थीटा ही रह जाएगा। और इस केस में इसमें हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर विल नॉट चेंज। रीज़न क्या? क्योंकि वेक्टर को जस्ट टर्न करके हम वहीं ले आए तो मैग्नीट्यूड ना चेंज किया, ना ही डायरेक्शन चेंज किया। तो उस दोनों ही केस में फिर से हम वहीं पे आ गए कि वेक्टर के लेंथ में हमने कोई चेंज नहीं किया तो उसका मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आया, डायरेक्शन हमने फिर 360 रोटेट कर दिया तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। इट मीन्स वेक्टर विल नॉट चेंज। अब इसके बाद जो है एक थर्ड पॉइंट, जिसको हम लोग देखें ध्यान से, इसके थर्ड पॉइंट को हम लोग समझें। तो इसमें कह रहा है कि इफ़ अ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू itself in a same plane, then vector will not change। कहने का मतलब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कैसे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ा सा प्लेन बनाते हैं। ये प्लेन हो गया, इसको हम लोग नॉर्थ कह लीजिए, ये हमारा ईस्ट, साउथ, और इसको हम लोग बोलेंगे वेस्ट। अब इसमें हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। इस प्लेन में एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। सपोज़ ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम हमने P दिया। अब ये P वेक्टर की खासियत क्या है कि ये
एंगल जो बना रहा है, सपोज ये एंगल 30 डिग्री मेजर कर रहा है, और ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वो हॉरिजॉन्टल यानी कि ईस्ट के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। अब इस वेक्टर को हमने शार्पली सिंपल यहाँ से पकड़ कर पिक किया और उठा करके हम कहीं पर भी रख दें, यहाँ रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। जस्ट इसको पकड़ के पिक करते हुए हम यहाँ पर आकर इसको रख रहे हैं, तो सपोज़ ये वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक। तो इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पर भी यदि ये एंगल सपोज़ ईस्ट के साथ में ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये एंगल भी सपोज़ 30 डिग्री है, और यदि लेंथ, ये लेंथ इक्वल है, यदि दोनों लेंथ इक्वल हमें नज़र आ रहे हैं, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये भी वेक्टर P ही होगा। इसका मतलब इफ़ अ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ इन अ सेम प्लेन देन वेक्टर विल नॉट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना है हमें इसे, यानी कि वेक्टर विल नॉट चेंज, यानी हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं कहीं पर भी, प्लेन सेम होना चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करके हम यहाँ भी ला सकते हैं, ये भी P वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। अब हम दूसरा कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज़ हमने एक वेक्टर यहाँ से लिया ऐसे, इस वेक्टर को हम Q वेक्टर बोल रहे हैं। ये वेक्टर ईस्ट के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस वेक्टर को भी हम यहाँ से पिक करके हम यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वेक्टर को हमने सपोज़ यहाँ शिफ्ट किया, तो Q वेक्टर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसके साथ भी वो एंगल 90 डिग्री बनाएगा, लेंथ सेम है, तो इस वेक्टर को भी हम लोग Q वेक्टर बोल सकते हैं, ये Q वेक्टर होगा। ऐसे कई वेक्टर्स हैं, जैसे मान ले सपोज़ करें कि और भी हम लोग को एग्जांपल लेके समझा सकते हैं। तो ये वेक्टर को हमने पैरेलल यहाँ शिफ्ट कर दिया, वेक्टर के ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन, वो ईस्ट के साथ 90 डिग्री यहाँ भी बना रहा था, इस डायरेक्शन में भी यहाँ पे भी ईस्ट के साथ वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। ये इसका मीनिंग हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो उसके प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसके बाद जो हम अगला प्रॉपर्टी देखेंगे वो लास्ट प्रॉपर्टीज़ होगा, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हम ये टॉपिक को कवर अप कर सकते हैं, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ वेक्टर।